देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ऋण पत्रों पर ब्याज। जैसा कि हम जानते हैं, आपकी कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है उस पर ब्याज देती है। आप जब भी कोई डिबेंचर देखते हो, उस डिबेंचर के आगे एक परसेंटेज लिखे होते हैं, और वो जो परसेंटेज है वही आपकी ब्याज की दर होती है, और उसी दर के आधार पर कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर पर इंटरेस्ट देती है। तो सबसे पहले हमको ब्याज देने से रिलेटेड कुछ नियमों का पालन करना होता है, कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। तो हम पहले तो उन पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने डिबेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट करती है। तो आप मेरे साथ में बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, और जहां तक संभव हो लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वहां से ले लीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको उसको अपनी नोटबुक में लिखना है, समझना है, देखना है। हम अपना पहला पॉइंट क्लियर करते हैं। हमारा पॉइंट है ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान संबंधी बातें। ऋण पत्रों पर इंटरेस्ट पेमेंट करने से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आपको समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, ऋण पत्रों पर ब्याज हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, न कि निर्गमित मूल्य पर। पहला पॉइंट आपका आता है, ऋण पत्रों पर ब्याज हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, न कि निर्गमित मूल्य पर। अब प्रश्न आता है हमारे दिमाग में, सर ये अंकित मूल्य क्या है, निर्गमित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य का मतलब होता है फेस वैल्यू। पर डिबेंचर जितना वैल्यू है वो उसका फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न लिखा 6% डिबेंचर एट द रेट ₹100 ईच, तो आपका ये फेस वैल्यू होगा। ये जो 100 रुपीज ईच है वो आपके फेस वैल्यू होंगे, और फेस वैल्यू के बेस पर ही आपकी कंपनी अपना डिबेंचर इंटरेस्ट पे करती है। पहला पॉइंट, न कि इश्यूड प्राइस। इश्यूड प्राइस का मीन्स होता है आपकी कंपनी इश्यू 3 प्रकार से करती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। यदि आपकी कंपनी ने एट पार इशू किया है तब तो आपका फेस वैल्यू के बराबर ही डिबेंचर इशू होगा। एट प्रीमियम पे किया है तो डिबेंचर की इश्यूड प्राइस बढ़ जाती है, और डिस्काउंट पे किया है तो घट जाती है। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास में कि आपकी कंपनी अपना डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट पे करती है, आपको इश्यूड प्राइस का ध्यान नहीं रखना है। चाहे इश्यूड प्राइस एट पार हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, आपको डिबेंचर इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर देना है। नेक्स्ट पॉइंट आप समझने की कोशिश करना। अगला पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट आपका, ब्याज का भुगतान हमेशा देय तिथि को किया जाता है। ब्याज का भुगतान हमेशा देय तिथि को किया जाता है। देय तिथि मीन्स ड्यू डेट। इंटरेस्ट आप साल में 2 बार पे कर सकते हो, साल में 1 बार पे कर सकते हो। यदि आपका इंटरेस्ट पर मंथ, पर ईयर है, एनुअली पे कर रहे हो तब तो साल में 1 बार होगा। हाफ ईयरली पे कर रहे हो तो आपको 2 बार पे करना है। लेकिन जब भी पे करोगे उसके लिए एक ड्यू डेट कंपनी पहले से डिसाइड कर रखती है कि आपका इंटरेस्ट कौन सी डेट को पे होगा। तो आपका इंटरेस्ट उसी दिन पे होगा जिस दिन आपकी कंपनी ने उसे डिसाइड कर रखा है। चाहे आपका ईयर किसी भी डेट को स्टार्ट हो, एंड किसी भी डेट को हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपकी कंपनी ब्याज देने की डेट डिसाइड कर रखी है उसी दिन आपकी कंपनी उसका पेमेंट करेगी। तो आप इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा, कंपनी अपना डिबेंचर इंटरेस्ट हमेशा ड्यू डेट को पे करती है। चाहे कंपनी अपना ईयर कभी भी स्टार्ट करो, एंड कभी भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट हमेशा ड्यू डेट को पे होता है। और सेकंड पॉइंट इज द डिबेंचर इंटरेस्ट ऑलवेज पेड ऑन द ड्यू डेट। First point, debenture interest is always paid on face value of debenture, not is the issued price. Third point,
ब्याज का भुगतान ऋण पत्रों के रजिस्टर्ड स्वामी को किया जाता है। देखिए, जो भी डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है वो डिबेंचर के रजिस्टर्ड जो ओनर होते हैं, जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा रहता है, उन्हीं को करना होता है, बाकी किसी को नहीं। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप डिबेंचर इंटरेस्ट पेड करने से पहले ध्यान रखोगे। नेक्स्ट हम इसके एंट्रियां समझते हैं, एंट्रियां कैसे करनी है। नेक्स्ट हम डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री समझते हैं। पहली एंट्री, ब्याज देय होने पर, जैसे ही आपकी ड्यू डेट आएगी, आपकी कंपनी इंटरेस्ट ड्यू करती है, उस समय आपको एंट्री करनी है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। आप एंट्री करोगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। देखिए, समझिएगा ये क्या होता है। डिबेंचर इंटरेस्ट, जितना आपका इंटरेस्ट ड्यू होता है उसे आप डेबिट करोगे, कंपनी के लिए एक्सपेंसेज है, इसको आप डेबिट कर दिया। टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, इसलिए आपको डिबेंचर होल्डर लिखा। टू टीडीएस, टीडीएस को हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इसका फुल फॉर्म है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इनकम टैक्स। देखिए, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जिस स्थान से किसी व्यक्ति को आय प्राप्त हो रही है वहीं उसका कर काट लिया जाता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि आपके जिस पर्सन को कहीं इनकम होती है, जैसे आपके पास, आपने जिस व्यक्ति को डिबेंचर दिया है, हमने अपने जिस पर्सन से लोन लिया है, उस व्यक्ति ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, उसके लिए इनकम है, हमारा इंटरेस्ट उसके लिए इनकम कहलाती है, और इस इनकम पे हम टैक्स काटते हैं। ये टैक्स आपको सरकार को पे करना होता है। हमारा काम इतना है, सरकार हमको एक रेट दे देती है कि इतने % आपको इन लोगों का टैक्स काट के हमें देना है, बाकी का काम सरकार जाने और वो व्यक्ति जाने। कंपनी का काम इतना सा होता है, उस बंदे को जितनी इनकम हो रही है उस इनकम में से आप टैक्स काट कर सरकार को पे करोगे। तो हम यहाँ पे एक अकाउंट क्रेडिट करते हैं टीडीएस। टीडीएस को पूरा इसको लिखते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उद्गम स्थल पर काटा गया कर। ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि आपने उस डिबेंचर होल्डर से जो पैसा काटा है वो आप सरकार को पे करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो हम यहाँ पे टैक्स काटते हैं। सवाल में यदि आपको टीडीएस रेट दिया हुआ है और दे रखी होगी तब आपको टीडीएस काटना है, नहीं दे रखी है तो नहीं काटना है। इतना सा काम करोगे। तो हमारी पहली एंट्री बनी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। एनी डाउट? नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, ब्याज का भुगतान करने पर आप अपना इंटरेस्ट पेड करोगे। जैसे इंटरेस्ट पेड करोगे एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने अपना डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेड किया है, जैसे आप पेड करोगे एंट्री करोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर अपना टीडीएस गवर्नमेंट फंड में जमा कराओगे। नेक्स्ट एंट्री होती है टीडीएस सरकारी खजाने में जमा कराने पर, क्योंकि जितना पैसा आपने टीडीएस का काटा है वो आपको गवर्नमेंट फंड में जमा कराना पड़ता है। तो जब आप गवर्नमेंट फंड में जमा कराओगे तब एंट्री करोगे टीडीएस अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू बैंक। अपनी एंट्री होगी टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री। तो 3 एंट्री हमने समझ ली। पहली एंट्री इंटरेस्ट ड्यू होगा, एंट्री होती है आपका डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। नेक्स्ट अवर सेकेंड एंट्री इज डिबेंचर अमाउंट पेड। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड। जब हम डिबेंचर इंटरेस्ट को पे करते हैं उस समय एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री है अपना टीडीएस जब गवर्नमेंट फंड में डिपॉजिट होता है। हमने जो पैसा निकाला है, जो काट के रखा है,
उस पैसे को आपको सरकारी खजाने में जमा कराना पड़ेगा। जब आप सरकारी खजाने में जमा कराओगे तब एंट्री करोगे टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री, देखिए ये तीनों एंट्रियां ड्यू डेट को होती है। ड्यू डेट मीन्स जिस दिन आपने इंटरेस्ट दिया है, जिस दिन आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसी दिन आपको तीनों एंट्री करनी है। लेकिन एक एंट्री होती है एंड ऑफ द ईयर। अब जो मैं एंट्री समझा रहा हूं वो होती है एंड ऑफ द ईयर। मैं यहां लिखता हूं एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के समाप्ति पर। जैसे ही साल पूरा हो जाता है तब आपको अपना इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। मैं ये एंट्री यहां कर देता हूं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। जितना पैसा आपने इंटरेस्ट का काटा देना है वो पैसा आप लास्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे। आप इसके लिए एंट्री करोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास कितनी एंट्रियां हो गई? 4 ड्यू डेट के लिए। ये तीनों एंट्रियां ड्यू डेट को करनी है। मैं जो समझा रहा हूँ बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आपको इंटरेस्ट ड्यू करना है, पेमेंट करना है, टीडीएस जमा कराना है। ये तीनों एंट्रियां ड्यू डेट को होती है। बट फाइनली जो इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफर होता है वो एक बार ही होता है और वो होता है एंड ऑफ द ईयर है। चाहे आप इंटरेस्ट साल में 2 बार पे करो, 4 बार पे करो, लेकिन पीएनएल में एक बार ही ट्रांसफर होगा। अब हम इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं। आपका प्रश्न नंबर है, बुक का प्रश्न नंबर निकालिए 20। कल हमने 90 समझा था, आज हम 20 नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए अपना 20 नंबर क्वेश्चन हम थोड़ा सा बोर्ड से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले कंपनी इशू करती है इश्यूड डिबेंचर 8 लाख 12% डिबेंचर। 8 लाख के डिबेंचर है, ये 8 लाख रुपए के डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है अपने पास में, जो पर डिबेंचर 100 रुपीज ईच है। पर डिबेंचर 100 रुपीज ईच है। देखिए हमने अभी कुछ पॉइंट क्लियर किए थे कि कंपनी कब इशू कर रही है, कब ईयर क्लोज हो रहा है, उससे फिलहाल अपना कोई मतलब नहीं है। आपने कब पैसा रिसीव किया, कब ड्यू किया, कब पेमेंट कर रहे हो, ये अभी फिलहाल हम इतना लोड नहीं लेते हैं। हमको यहाँ पे इंटरेस्ट रिलेटेड एंट्री करनी है, इशू रिलेटेड एंट्री करनी है। तो आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री करने के लिए आपको अपने डिबेंचर इंटरेस्ट का ड्यू डेट देखना होगा। कंपनी यहाँ पे 2 बार ड्यू करती है, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी 30 सितंबर और 31 मार्च को, मींस हर 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट पे हो रहा है, जहां आपका टीडीएस काटना है 10%। आपको एक सवाल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो यही होते हैं। सबसे पहला फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, अवर टोटल फेस वैल्यू इज 8 लाख। क्योंकि आपके पास 8000 डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आई थी, 8000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो टोटल आपके पास अमाउंट आएगा 8 लाख रुपए। तो कंपनी 8 लाख के डिबेंचर इशू कर रही है। वो कर कैसे रही है, चाहे वो एट पार करो एट प्रीमियम करो, अपने यहाँ पे कोई इशू नहीं है। वो कोई मैटर नहीं करता है कि कंपनी एट पार इशू कर रही है एट प्रीमियम कर रही है। अपने को तो टोटल फेस वैल्यू लेना है, क्योंकि हम यहाँ इंटरेस्ट समझ रहे हैं। कंपनी कितने % डिबेंचर इशू किए हैं, तो हम इस सवाल में देख पा रहे हैं 12% डिबेंचर है, मीन्स 12%। तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 12%। ये जो 12% दिया हुआ वो इंटरेस्ट रेट है। अब हम इसके एंट्रियां करते हैं। आप इस प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा। आपको प्रश्न में लिखा है कंपनी की पुस्तक में ब्याज के भुगतान संबंधी प्रविष्टियां करनी है। हम इंटरेस्ट पेमेंट संबंधी एंट्री करेंगे। तो आपका पहला इंटरेस्ट ड्यू होगा 30 सितंबर को। अपना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है 30 सितंबर को। मैं यहां से लिखता हूं, अभी हमने एंट्री समझी थी जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तब आप एंट्री करोगे। फर्स्ट एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अपनी एंट्री हो गई डिबेंचर, यहां 12% नहीं दिखाना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर एंड टू टीडीएस। अब इसका अमाउंट कैसे फिलअप करेंगे? तो कंपनी टोटली 8 लाख के डिबेंचर इशू कर रही है, 12% डिबेंचर है पर 6 मंथ। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 6 महीने का, तो हम यहाँ पे 6 महीने के हिसाब से निकालते हैं कितना अमाउंट हुआ। 12 से 12 काट गए, आपके पास में आया 48,000, 48,000 रुपए। एनी डाउट?
यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, कोई एंट्री अमाउंट समझ में नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट यदि आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज लिख दीजिएगा, हम पूरी ट्राई करेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, हमने एंट्री करी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 48,000। ये अमाउंट कैसे आया? तो अवर टोटल डिबेंचर इज 8 लाख, 12% इज इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 6 मंथ। हम अपना डिबेंचर इंटरेस्ट हर 6 महीने में पे कर रहे हैं, तो हमारे पास 6 महीने का इंटरेस्ट आ गया 48,000। अब आपको इसका टीडीएस निकालना है। टीडीएस हमेशा इंटरेस्ट का निकलता है, उसको जितनी इनकम हुई उसका टीडीएस निकालना है। और रेट ऑफ टीडीएस इक्वल टू 10%, तो उसको 10%, 48,000 का 10% निकाला, आपने टीडीएस आ गया 4,800 रुपए। आपका टीडीएस आ गया 4,800 और बाकी का पैसा, अब 48,000 में से 4,800 गया, पीछे जो पैसा बचेगा वो आप उसको पेमेंट करोगे डिवेंचर होल्डर को। तो 48,000 में से 4,800 गया, पीछे बचा आपका 43,200। ये आपका डिवेंचर होल्डर को पेमेंट होगा। तो फर्स्ट एंट्री आप समझ पा रहे हो, डिवेंचर इंटरेस्ट 48,000, टू डिवेंचर होल्डर 43,200 एंड टू टीडीएस 4,800 रुपीज। नेक्स्ट आप उसका पेमेंट करोगे। अगली एंट्री करेंगे अपन सितंबर 30, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अमाउंट पे करना है 43,200। एनी डाउट? समझ में आ रहा है ये क्या करना है आप? एंड लास्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम सितंबर 30, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,800 से 3 एंट्रियां हो गई 30 सितंबर के। अब हम हर 6 महीने में, नेक्स्ट सेकेंड जो 3 एंट्रियां हैं, मतलब अब इसका जो इंटरेस्ट ट्रांसफर तो होगा 31 मार्च को, क्योंकि साल पूरा हो रहा है 31 मार्च, बीच में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, अगले 6 महीने बाद फिर इंटरेस्ट पे होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट आगे की एंट्रियां समझते हैं अपन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट इससे आगे और कौन सी एंट्री होगी वो देखिए। 30 सितंबर के बाद अब हम बात करते हैं मार्च की, क्योंकि अपने नेक्स्ट जो इंटरेस्ट पे होगा वो 31 मार्च को पे अमाउंट था। तो हम 31 मार्च को फिर यही काम करेंगे जो अभी हमने पिछले टाइम किया था। अभी हमने जो काम किया था, जो एंट्रियां करी थी, वो का वो काम हम यहाँ पे फिर से करते हैं। वही 6 महीने बाद हम यहाँ से डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट करेंगे। हम एंट्री करते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। अब यहां पर अमाउंट फिर वो का वही प्रोसेस रहेगा। टोटल डिबेंचर हमारे पास 8 लाख के हैं, 12% 6 महीने के लिए सेम वही अमाउंट 48,000, जिस पर आपका टीडीएस 4,800 और 43,200 आपका इसका बैलेंसिंग फिगर होगा। नेक्स्ट सेकेंड 31 मार्च को फिर पेमेंट करोगे आप डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 43,200। नेक्स्ट आप टीडीएस का पेमेंट करोगे, टीडीएस गवर्नमेंट फंड में डिपॉजिट करवाओगे मार्च 31, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,800। हाँ, ये 3 एंट्री आपने 30 सितंबर को भी देखी थी, ये 3 एंट्री 31 मार्च को भी होगी। नेक्स्ट अब आपका 31 मार्च को ईयर क्लोज हो गया, और जैसे ईयर क्लोज हो जाता है अपना इंटरेस्ट आप अपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो हम यहाँ पे एक लास्ट एंट्री करेंगे मार्च 31 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। अब आप देख पा रहे हो आपने यहाँ पे 2 बार इंटरेस्ट पे किया है, पहली बार में 48,000, सेकेंड टाइम में 48,000। तो इन दोनों इंटरेस्ट को टोटल करके आप अमाउंट लिखोगे 96,000, और ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर समझते हैं
पहले इंटरेस्ट ड्यू करना है, पेमेंट करना है, टीडीएस पेमेंट करना है और फाइनली पेमेंट को पीएनएल में ट्रांसफर करना है। ये सवाल समझ में आ गया? यदि किसी प्रकार की डाउट रहता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं समझा देता हूँ आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में इसको नोट करना है। देखिएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट पेमेंट के बाद अपने इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है बट्टे एवं हानि की राशि का आलेखन। लॉस एंड डिस्काउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। देखिए टॉपिक क्या है, हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपकी कंपनी अपना डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करती है, जब आपकी कंपनी ने अपना डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया है या रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है, तब हमारे पास दो एडिशनल अकाउंट होते हैं, डिस्काउंट और लॉस। कंपनी के लिए वो दोनों ही एक्सपेंसेस है, लॉस है, और जितने भी लॉस होते हैं, चाहे कैसा भी लॉस होगा, कंपनी अपने पीएनएल से एडजस्ट करती है। जैसे ही साल पूरा होता है अपने पीएनएल अकाउंट में उसको राइट ऑफ करती है। तो देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं कि मान लीजिए आपकी कंपनी ने 1000 डिबेंचर 100 रुपए वाले 5% डिबेंचर at the rate ₹100 issued at 5% डिस्काउंट। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं कि आपने मान लीजिए 1000 डिबेंचर 100 रुपए वाले 5% डिस्काउंट पर इशू किए हैं, ठीक है। अब आपका डिबेंचर एक फिक्स पीरियड के लिए इशू होता है, डिबेंचर में फिक्स टाइम होता है कि आपका डिबेंचर कितने साल तक इशू हुआ है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल। आपका डिबेंचर एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि 5 साल के लिए इशू हुआ, 4 साल के लिए इशू हुआ, तो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 3 ईयर वी हैव टू पे द अमाउंट ऑफ डिबेंचर। आपको ये पेमेंट डिबेंचर का पेमेंट करना ही होगा, फाइनली पेमेंट करना ही होता है। तो अब मैं एक बात हम यहाँ पे समझते हैं कि आप पहली बात डिबेंचर इशू करते क्यों हैं। हम डिबेंचर का मीनिंग जानते हैं। डिबेंचर का मतलब होता है कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के प्रमाण स्वरूप, लिया गया ऋण। देखो ऋण जो लोन लेते हैं हम, किसी से आपने लोन लिया तो क्यों लेते हैं लोन, क्या आवश्यकता पड़ती है? मेरे साथ में आप आंसर देने की कोशिश करना, चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखेगा कि आप क्यों लोन लेते हो, क्या जरूरत पड़ती है, किसी कंपनी को लोन लेने की क्या आवश्यकता पड़ती है। कंपनी लोन कब लेती है? जब उस कंपनी को और डेवलप करना होगा और कुछ नया करना होगा। मान लीजिए आप कहीं से 1 लाख रुपए लोन लेके आए हो, तो उसका कोई ना कोई सूटेबल यूज करने के लिए लाए होंगे, उसका आपको कहीं ना कहीं सूटेबल यूज करना होगा। तब देखिए कंपनी एक लोन लेती है तो लोन लेने का कारण होता है कंपनी को उसको डेवलप करना है, कंपनी आगे बढ़ाना चाहती है, कुछ नया करना चाहती है, और उस नया करने के लिए हम लोन लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं कि मान लीजिए आपकी कंपनी ने 1 लाख रुपए लोन लिया है, तो उस लोन के बदले में क्या करेंगे, उसको फिजूल खर्च तो करने से रहे, हम उस पैसे को ऐसी जगह लगाएंगे जहां से हमको अर्निंग्स होगा, जहां से हमें बेनिफिट होगी। तो हम इस पैसे को उस जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमें पैसा आने वाला होता है, वहां से हम कहीं ना कहीं लाभ कमाएंगे। तो हम इसी प्रॉफिट से, इसी पैसे से प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो इस पर जितना खर्च होता है वो उस प्रॉफिट में से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक बात, छोटा सा बात है कि मान लीजिए डिबेंचर आपने 4 साल के लिए इशू किए हैं, तो आपको प्रॉफिट तो 4 साल मिलेगा, सीधी सी बात है, वो तो मिलना तो है ही है। जितने टाइम तक आपके पास पैसा है उतने टाइम तक प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए आपने 1 लाख लेकर एक मशीन खरीद ली, उस मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हो, 4 साल तक प्रोडक्शन करोगे, 4 साल तक प्रॉफिट अर्न करोगे। तो हम जितना लॉस होता है, जिस टाइम आपने इशू के टाइम में जितना आपको लॉस हुआ है, वो पैसा हर साल थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते हैं। कारण ये है कि मान लीजिए आपने पहले ही साल सारा कर लिया तो एक साथ में आपको प्रॉफिट कम दिखेंगे, उसके बाद बाकी के ईयर में आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा पेड करना पड़ेगा। दूसरी बात, अपनी बैलेंस शीट थोड़ी सी अजीब दिखती है, पहले साल में बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, फिर दूसरे साल में आपको प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने को मिल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा एक इक्विवेलेंट नहीं रहते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि आपके द्वारा जितना डिस्काउंट और जितना लॉस है, उस लॉस को हम हर ईयर पर ईयर थोड़ा थोड़ा उसका राइट ऑफ करते हैं। तो ये राइट ऑफ करना कैसे है,
कैसे राइट ऑफ किया जाता है, तो उसके लिए पहले तो एंट्री समझ लीजिए और उसके अंदर फिर हम उसका सिस्टम समझते हैं। आपको एंट्री करनी है स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। देखिए कंपनी P&L अकाउंट नहीं बनाती, स्टेटमेंट बनाती है। हम यहाँ पे एक एंट्री करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये आपको एंट्री करनी है। जब आप एंट्री करने की बात आएगी तब तो आपको ये एंट्री करनी है। अब इसमें अमाउंट फिलअप करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये एंट्री को आपको कॉपी में लिखनी पड़ेगी। इसका अमाउंट फिलअप करने के लिए आपके यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस आती है और उन दोनों कंडीशन के बेस पर आपकी कंपनी अपना अमाउंट फिलअप करती है। कैसे करना है मैं दोनों कंडीशन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 99% एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप इस पर विशेष रूप से थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। मैं इस एंट्री को साफ करते हुए आगे वाली कंडीशन समझा रहा हूं कि आपकी कंपनी अपना पैसा राइट ऑफ करती कैसे है। दो स्थितियां हैं आपके पास, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, जब ऋण पत्रों का शोधन एक मुश्त किया जाए, और जब ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में किया जाए। कंपनी अपना डिस्काउंट राइट ऑफ करने के लिए दो अलग अलग मेथड को यूज करती है, जिसमें पहला मेथड आता है आपका, इसको मेथड नहीं कह सकते, कंडीशन कह सकते हैं। कुछ कंडीशंस है, जैसी पहली कंडीशन हमारे सामने आती है कि जब कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन एक मुश्त करती है, द कंपनी रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर व्हेन द लम्प सम का मतलब एक साथ भुगतान करेगी, एक साथ भुगतान करती है। माफी चाहता हूं, चलिए, जब कंपनी लमसम पेमेंट करती है, लमसम का मतलब होता है जितना टाइम आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 2 साल 3 साल 5 साल, तो जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा होगा उसके बाद एक साथ पेमेंट करेगी, पूरा पैसा एक साथ चुकाएगी, उसे कहते हैं लमसम। और एक आता है किस्तों में, जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख के डिवेंचर इशू किए हैं, 5 साल बाद आप इसका रिडम्पशन कर रहे हो, हर साल 1-1 लाख रुपए रिडम्पशन कर रहे हो। तो जब आप अपने डिवेंचर रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो, 1-1 साल थोड़ा थोड़ा रिडम्पशन करते हो, उसे कहते हैं हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट। और जब आप एक साथ में सारा पैसा दे देते हो, जब आपकी कंपनी एक साथ पेमेंट करती है, तब उसे कहेंगे अपना लमसम पेमेंट। जब आपने लमसम पेमेंट किया है तब काम क्या करना है, और इंस्टॉलमेंट में किया है तब काम क्या करना है। मैं यहाँ पे दोनों ही बोर्ड पे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा जब ऋण पत्रों का शोधन एक मुश्त किया जाए तब बट्टे एवं हानि की राशि प्रति वर्ष बराबर अपलिखित की जाएगी। पॉइंट याद रखिएगा कि जब आपकी कंपनी अपना डिवेंचर लमसम पेमेंट करती है, एक साथ पेमेंट करेगी, तब आपका जितना डिस्काउंट और लॉस होगा पर ईयर इक्वली राइट ऑफ होता है, पर ईयर इक्वली। जैसे मान लीजिए आपका सवाल है, कंपनी 4000 डिवेंचर एट द रेट 100 रुपीज ईच, और आप यहां पर 10% प्रीमियम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, ऐसे में आपका डिस्काउंट हो गया 40,000। 40 कैसे हो गए, तो 4000 इंटू 100, या आप 10,000 का 10% हो गया आपका 10 रुपए, और 4000 इंटू 10 40,000 आपका डिस्काउंट हो गया। हमको ये लिखा कि कंपनी अपना रिडम्पशन आफ्टर 4 ईयर करती है, द कंपनी रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद पेमेंट करती है। तो आपको यहाँ पर 4 का भाग लगाकर पर ईयर 10-10 हजार रुपए राइट ऑफ करना है, हर साल 10,000 रुपए राइट ऑफ होता है। लेकिन जब किस्तों में भुगतान होता है तब हम यहाँ लिखते हैं कि जब ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में किया जाए, तब कंपनी जब अपने डिवेंचर का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रही है
आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हो तब बट्टे एवं हानि की राशि आनुपातिक अपलिखित की जाएगी। आनुपातिक अपलिखित की जाएगी। आनुपातिक का मतलब था प्रोपोर्शनेटिव। प्रोपोर्शनेटिव यानी हर साल आप आनुपातिक, आनुपातिक यानी प्रोपोर्शनेटिव। प्रोपोर्शनेटिव मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा आपको उसको राइट ऑफ करना होता है। ये कैसे करना है, तो हम उसके लिए एक सवाल ट्राई करते हैं, तब जाकर आप समझ पाओगे। डायरेक्टली हमको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कौन सा एग्जाम्पल हम ट्राई कर रहे हैं। आप यदि आपके पास बुक है तो आप बुक निकालिए, पेज नंबर उसका 213, 213 पेज नंबर के बाद। हाँ, हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 22वां एग्जाम्पल नंबर 22। और उस क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्वेश्चंस आपके सामने रीड कर लेता हूं, उसके बाद हम उसको बोर्ड से एक्सप्लेन करेंगे। प्रश्न में लिखा, सचिन लिमिटेड 1 अप्रैल 2013 को 100 रुपए वाले 1006% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किया, जिनका शोधन 5% प्रीमियम पे होना है। कंपनी की पुस्तक में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाइए। आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ अकाउंट बनाना है। ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्ष के अंत में किया जाना है। ऋण पत्रों का शोधन प्रतिवर्ष बराबर किया जाना है। देखिए, दो कंडीशन हम दोनों को बोर्ड पे लिखकर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस सवाल को हमने इन शॉर्ट करके बोर्ड पे लिखा है। कंपनी टोटल 1000 डिबेंचर इशू कर रही है 100 रुपए वाले, जिसका इशू हुआ 5% डिस्काउंट पे, रिडम्पशन होगा 5% प्रीमियम पे। हमने अपनी पिछली क्लास में आपको बिल्कुल क्लियर समझाया था कि जब आप इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम करते हो तो क्या काम करोगे। हमारे पास एक ऐसी एंट्री होती है, आपको याद होगा, आपने एंट्री करी थी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम। ये काम आपने अपनी लास्ट क्लास में हमने समझाया था। देखो, मुझे इस एंट्री को नहीं समझाना आपको, मैं सिर्फ आपको ये 2 पॉइंट समझाना चाहता हूं कि जब आपकी कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है, इशू एट डिस्काउंट होता है, तब आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करना है, और रिडम्पशन यदि प्रीमियम पे होता है तो लॉस डेबिट करना है। अब आपकी कंपनी टोटली 100 रुपए वाला डिबेंचर है, 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ, तो डिस्काउंट का पैसा कितना होगा, 5 रुपए। प्रीमियम कितना है, 5, तो आपका प्रीमियम का पैसा 5 है। कंपनी 1000 डिबेंचर इशू करना चाहती है, तो आपका डिस्काउंट कितना होगा, 5000 है। प्रीमियम कितना होगा, 5000। ये जो प्रीमियम का वैल्यू है, ये प्रीमियम ना होकर यहाँ पे लॉस है हमारा, कंपनी लॉस पे इशू कर रही है। तो आपके पास टोटल डिस्काउंट एंड लॉस हो गए 10,000, जिसको आपको राइट ऑफ करना है। हर साल आप राइट ऑफ करना होगा। राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सवाल में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, व्हेन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड एंड ऑफ द 5th ईयर। हम ये समझते हैं कि जब आपकी कंपनी अपने डिबेंचर का रिडम्पशन 5वें साल के एंड में करती है, मतलब एक साथ भुगतान करती है। अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि जब आपकी कंपनी एक साथ पेमेंट करती है, उस समय आप हर साल बराबर रिडम्पशन करोगे। तो हम यहाँ पे पहला वाला कंडीशन क्लियर करते हैं। इस कंडीशन के अनुसार राइट ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ होगा 10,000, 5 साल में आपको करना है। मींस पर ईयर आपको कितना पैसा राइट ऑफ करना है, 2000। टोटल डिस्काउंट कितना, 10,000 है। 5 साल में आपको बराबर राइट ऑफ करना, मतलब पर ईयर कितना करना है, 2000। अब इसके लिए आपको एक अकाउंट पूछा है। अकाउंट कैसे बनाओगे, तो आप बोर्ड से समझने की कोशिश करना। हम इसका एक अकाउंट बनाकर आपको समझाते हैं। आप इसका अकाउंट बनाओगे, आपको लिखा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना है। हमने अकाउंट बनाया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आप बड़े ही ध्यान से समझना, बड़ा आसान सवाल है, ज्यादा कोई माथाफोड़ी नहीं है इसमें। हाँ, सबसे पहले कंपनी अपना डिबेंचर इशू कर रही है 1 अप्रैल 2019 या 20 जो भी है। सवाल में लिखा है 2013, सॉरी आपने लिखा 2013 अप्रैल 1 टू डिबेंचर 6% डिबेंचर और टू
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये दोनों पोस्टिंग कहाँ से हुई? तो अभी मैंने 2 मिनट पहले आपके सामने एक एंट्री लिखी थी, आपको याद होगा, अभी हमने एक एंट्री लिखी थी। उस एंट्री के अंदर हमने काम यही किया था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू डिबेंचर। तो जितना डिस्काउंट है वो तो डिबेंचर के नाम से हम यहाँ पे अमाउंट भरेंगे 5000, प्रीमियम का अमाउंट आपको प्रीमियम में भरना है, ठीक है। अब ये एंड होगा 31 मार्च 2014 को। मार्च 31 आपको लिखना है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, पहले साल 2000 रुपए। यहां पे राइट ऑफ करना पर ईयर 2000, क्योंकि हम 5 साल बाद एक साथ पेमेंट करेंगे। टोटल डिस्काउंट है 10,000 का, जो हर साल बराबर राइट ऑफ होगा, और हर साल बराबर करोगे तो पहले साल में 2000, आप इसके बाद बैलेंस कैरी डाउन करोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000 में से 2000 गए 8000। अब 10,000 कौन से है? तो 5 + 5 10, माइनस करोगे 2000, आपके पास बचे 8000, ठीक है। नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करोगे आप 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000। सेकेंड ईयर आपका क्लोज होगा मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 2000। इस तरह से आपको वापस बैलेंस कैरी डाउन करना है 6000। ये आपको 5 साल तक बनाना है, लास्ट ईयर में आपका बैलेंस 0 आ जाएगा। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। समझ जाओगे कैसे करना है? ये आपको ट्राई करना है। देखिए, सेकंड कंडीशन है जब कंपनी अपना डिवेंचर इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करती है। जैसे अपना इसी प्रश्न का सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि कंपनी प्रति वर्ष बराबर अपलेखन कर शोधन करती है। सेकंड पॉइंट में लिखा कंपनी प्रतिवर्ष बराबर शोधन करती है, मतलब आप हर साल बराबर इक्वली आपको रिडम्पशन करना है। टोटल कंपनी के पास में 1000 डिबेंचर थे, 10 रुपए वाले, सॉरी 100 रुपए वाले, मतलब आपको 1 लाख डिबेंचर है, 5 साल बाद करना है। तो 5 साल प्रतिवर्ष आपको कितना डिबेंचर रिडम्पशन करना है? 20,000। भाई हर ईयर पर ईयर आपको 20,000 रुपीज आपको रिडम्पशन करना है। ये कहां से लाए? तो आपको लिखा हुआ है पर ईयर आप इक्वली रिडेम्पशन कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे ईयर एंडेड ऑन 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। 5 साल में आपको रिडेम्पशन करना है। इस टेबल को बनाना पड़ेगा आपको, इसमें अनुपात निकालना है इसलिए। अब पहले साल में आपके पास टोटल 1 लाख के डिबेंचर थे। जब आपका पहला साल पूरा हुआ, पहले साल आपने 1 लाख के डिबेंचर यूज किए आपने, अब पहले साल के एंड में आपने 20,000 का रिडम्पशन कर दिया। तो दूसरे साल आप कितना यूज करोगे? यहां से 20,000 चले गए तो पीछे कितना बचा? 80,000, ठीक है। फिर आपने दूसरे साल के एंड में यहां से 20,000 और रिडम्पशन कर दिए, पीछे बचा 60,000। थर्ड ईयर में फिर 20,000 निकाले, 40,000, लास्ट ईयर आपके 20,000, ठीक है। अब इनका रेशियो बनाना है, तो आप रेशियो बनाने के लिए देखिएगा 4 0 4 0 में सबके काट देता हूं, तो पीछे बचा 10 8 6 4 2। 2 की टेबल में ये सारी डिजिट आती है। हमने इसका रेशियो बना दिया 5:4:3:2:1। अब आपके पास टोटल डिस्काउंट है 10,000। इसको आप सॉल्व करोगे, 10,000 × 5/15। 15 कौन से आएंगे? तो इसकी टोटल लगानी है 2 3 3 3 6 4 10, 10 और 5 15। तो आपके पास टोटली इसका अमाउंट आएगा, पहले का आ गया 33.33, फिर 10,000 × 4/15, 10,000 × 3/15, 10,000 × 2/15 और 10,000 × 1/15। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, हम बता देंगे। दूसरे का आएगा आपका 2667, तीसरे का आ गया आपका 2000, नेक्स्ट आपका आएगा 133 एंड 667। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, वो डिस्काउंट आपका राइट ऑफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आपको वही अकाउंट बनाना है जो अभी आपने बनाया था। कैसे बनाना है? तो आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाओगे।
मैं इसमें जो जनरल चेंजेज है वो बता देता हूं आपको करना क्या है। सबसे पहला तो वही आपको डेट डालनी है, दिख रहा हो आप क्या बता रहा हूं मैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे साथ में। 2013 अप्रैल 1 टू डिवेंचर टू प्रीमियम, वो जो सेम एंट्री अभी हमने करी थी वो लिखनी है 5,000 से। फिर बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, अब यहाँ पे आपको हर साल ये वाले अमाउंट लिखना है। पिछले अपने अकाउंट में क्या लिखा था 2,000, यहाँ आपको ये लिख के बैलेंस शीट निकालना है। जैसे पहले में आपने ये लिख दिया, फिर बैलेंस कैरी डाउन आएगा, ब्रॉड डाउन करोगे, सेकेंड ईयर आपको ये वाला अमाउंट लिखना है, फिर ब्रॉड डाउन करना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और मैंने जो आधा छोड़ा है वो आप पूरा करके मुझे सेंड करोगे, ठीक है। और भी कोई डाउट आते हैं, कोई समस्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताओगे। इसके अलावा आपको अपनी बुक का 23 एग्जाम्पल ट्राई करना है। एग्जाम्पल नंबर 23 एंड न्यूमेरिकल 21, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। आज शाम तक किसी भी कंडीशन में आप मुझे करके भेजोगे। देखिए जब तक आप हाथ से नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 23 एंड सेकंड न्यूमेरिकल नंबर 20। यदि किसी के पास बुक नहीं है आप हमें मैसेज करना, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर लूंगा, ठीक है। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।